अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। वापसी का सफर। मिसरत क्लाचवी में एक गांव में डॉक्टर बनकर नहीं जा सकती। ओहो, सितरा ने अपनी तकरीर का लेटर मेज पर पटक दिया। इतनी मेहनत से तुम डॉक्टर बनी हो? सितारे की अम्मी शेरी बेगम मुंह बसोर कर बोली। सरकारी मुलाजमत के इंटरव्यू और टेस्ट भी पास किए, लेकिन महकमे ने तुम्हें डॉक्टर बनाया भी तो कहाँ का एक गांव के मामूली अस्पताल का। सितारा के अबू बोले, ठीक है सितारा, तुम वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हें शहर के किसी बड़े अस्पताल में मुलाजमत दिलवाऊंगा। गाँव के धक्के खाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक, शेरी बेगम ने जैसे हतमी फैसला सुनाया। तुम शहर की भली बड़ी हो, शहर का आराम और आसाइश देखा है, आसूदा जिंदगी गुजारी है, तुम गांव के सख्त और सहूलतों से हारे जिंदगी कैसे गुजार सकती हो? इस तमाम गुफ्तगू के दौरान सितारा के दादा बिल्कुल खामोश बैठे थे, एक गहरी सोच में डूबे हुए, गुमसुम, जैसे किसी दूसरी दुनिया में खो गए हो। अब्बा जी, आप क्या सोच रहे हैं? अहमद खान ने पूछा। सितारा गाँव जरूर जाएगी। दादा की बात पर सब चौंक गए। दादाजी, सितारा उठकर दादा के पास आई। आप जाते हैं, मैंने कभी गांव में एक दिन भी नहीं गुजारा, भला मैं वहां जाकर रह सकती हूँ? गांव के लोगों को तुम्हारी जरूरत है बेटी, दादा बोले। दादाजी, आप फिक्र ना करें, मैं नहीं जाऊंगी तो कोई और लड़की वहां चली जाएगी। नौकरी की जरूरतमंद लड़कियां मजबूरन गाँव चली जाती हैं, मगर इस गाँव को तुम्हारी जरूरत है सितारा, सिर्फ तुम्हारी। तुम्हें वहाँ मजबूरन नहीं, खुशी से जाना होगा। मजबूरन जाने वाली लड़कियां जल्द वहाँ से तबादला करा लेती है। ले और सुने, ये अब्बा जी क्या कह रहे हैं? शेरी बेगम सितारा के वालिद से बखाते बोली। एक तो अब्बा जी सितारा को गाँव में भेजना चाह रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि सितारा वहाँ से तबादला करा के शहर भी ना आए। शेरी बेगम की लहजे में अजीब सी परेशानी थी। आप सितारा को मजबूर मत करें। अब्बा जी अहमद खान बोले, अब बच्चे अपने बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। ठीक है, सितारा खुद फैसला करेगी और जो भी फैसला करेगी आपको मानना पड़ेगा। ये कहकर दादा अपने कमरे में चले गए। अहमद खान और शेरी बेगम एक दूसरे को परेशान होकर देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी के अलावा कोई और तासिर भी ना था, आंखों में एक अनहोना खौफ भी। सितारा इस तासिर को समझ ना सकी और अपने कमरे में आ गई। रात का अंधेरा होले होले उजाले की तरफ सफर कर रहा था। सितारा के कमरे की खिड़की खुली थी। खिड़की के साथ लगे संभल के दरख्त पर बैठा अकेला परिंदा ना जाने कहां से उड़कर आया था, शायद रास्ता भूल गया था। रात की खामोशी और तनाई में उस परिंदे की सीढ़ियों जैसी आवाज में दर्द भरा गीत समोया था। दादाजी हाथ में दूध का गिलास पकड़े अंदर आए। सितारा कोई किताब पढ़ रही थी। वो बोले, लो बेटा दूध पी लो। उसने गिलास पकड़ लिया। शुक्रिया दादाजी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुम अभी तक पढ़ रही हो? दादाजी उसके पास बैठ गए। जी दादाजी, वो बोली, नींद नहीं आ रही थी, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है मुझसे, बस इस परिंदे की आवाज सुन रही हूँ जो अभी तक जाग रहा है। हाँ बेटा, लगता है अपनी डार से बिछड़ गया है। जो परिंदे अपने साथियों से बिछड़ जाते हैं वो सो नहीं सकते, इसी तरह दर्द भरी सदाएं देते हैं, अपने दोस्तों को पुकारते हैं। दादाजी, क्या ये परिंदा अपनों से नहीं मिल पाएगा? यूं ही पुकारता रहेगा? नहीं बेटा, किसी वक्त इसकी पुकार उन तक पहुँच जाएगी, वो भी उसे पाने के लिए बेताब होंगे, वो उसे लेने आ जाएंगे। दादा कुछ तवक्कुफ के बाद बोले, इस परिंदे की तरह कभी इंसान भी अपनों से जुदा हो जाता है, अपनी धरती छोड़कर चला जाता है और फिर धरती की खुशबू उसे सदा देती है, उसे पुकारती है। उस जमीन के हर सिरे का अपने बासी पर हक होता है। इस धरती का बासी लौट कर आ जाए तो इस धरती पर बिन मौसम के बहार आ जाती है। क्या वाकई है? सितारा ने बल्कि झपकते हुए पूछा। हाँ, दादा ने जवाब दिया। तुमने कभी गांव की बहारें देखी है? सरसों के पीले फूलों का रुख नहीं देखा? वहाँ बरसती बारिश की तरंग नहीं सुनी? मुझे यकीन है कि तुम जाओगी तो मौसम अपने सारे रंगों ओढ़े तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। तुम्हें एक दिन के लिए गाँव का मेहमान जरूर बनना चाहिए। हम किसके पास जाएंगे? दादाजी, वहाँ कौन है? हमारा बाबा नूरुद्दीन के पास। दादा ने कहा, अच्छा वो बाबा? सितारा कुछ सोचते हुए बोली, जो कभी कभी गाँव से आते हैं, मुझे
बहुत प्यार करते हैं। मेरे लिए गुड़, देसी घी, मक्खन, साग और ना जाने क्या क्या लाते हैं। हाँ वही बाबा, तुमने कहा था ना कि एक दिन के लिए भी गाँव नहीं गई तो तुम्हें मेरे साथ एक दिन बाबा नूरुद्दीन के गाँव में गुजारना होगा। बेटा तुम्हें जानना चाहिए कि गाँव कैसे होते। अच्छा दादाजी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, कल ही आपके साथ चलती हूँ, लेकिन वादा करें कि मुझे दोबारा किसी भी गाँव में मुलाजमत करने का नहीं कहेंगे। करे वादा। सितारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे दादा ने हंसकर थाम लिया। अगली सुबह जब सितारा ने अपने अम्मी अबू को बताया कि वो दादा के साथ एक दिन के लिए बाबा नूरुद्दीन के गाँव जा रही है तो शीरी बेगम सख्त परेशान हो गई और चीख उठी, हरगिज़ नहीं, तुम एक दिन के लिए भी नहीं जाओगी। अब्बा जी ने ना जाने तुम्हें क्या पट्टी पढ़ा दी है कि तुम इस गंदे गांव जाने के लिए तैयार हो गई हो, जहाँ रास्ते में जानवरों का गोबर पड़ा होता है, जहाँ खाक उड़ती है और हर जगह मक्खियाँ मिनमिनाती हैं, ना साफ पानी ना अच्छा खाना। तोबा तोबा, वहाँ कोई जिंदगी है। फिर वो शौहर से मुखातिब हुई, आप समझाएं खान साहिब अपनी बेटी को। अहमद खान भी बड़े असरदार लग रहे थे। बोले बेगम जाने दो, ये जब वहाँ की तकलीफ दे जिंदगी देखेगी तो एक दिन भी ना रह पाएगी। मुझे यकीन है कि जैसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, उसी तरह भी शाम को वापस आ जाएगी। गाँव जाने वाली कच्ची धूल उड़ती सड़क पर गाड़ी रवा दवा थी। सड़क की दोनों जानिब हरे भरे खेत थे। दरमियान में एक नहर भी बह रही थी, जिसके किनारों पर शीशम की दरख्त सर उठाए आसमान को तक रहे थे। नहर में बच्चे नहा रहे थे। एक जगह ट्यूबवेल लगा था, जहाँ से औरतें घड़े भर रही थी। एक जगह किसान जमीन पर हल चला रहा था। दूर दूर तक सब्ज घास लहरा रही थी। यहाँ मवेशी घास चर रहे थे। जब गाड़ी वहां से गुजरी तो मवेशी चरना छोड़कर उन्हें देखने लगे। ये सब कुछ सितारा को दिलचस्प तो लग रहा था, लेकिन ऐसे जिंदगी में उसके लिए जरा भर भी कशिश ना थी। वो सोच रही थी कि बाकी अबू सही कह रहे थे, मैं शाम को ही वापस घर आ जाऊंगी। गाड़ी दाएं जानिब छोटी सड़क पर मुड़ी तो सितारा की नजर एक बोर्ड पर पड़ी, जिस पर उसी गाँव का नाम लिखा था, जहाँ की तकरारी का खत सितारा को मिला था। वो सीट पर उछल पड़ी। ये क्या दादाजी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मुझे आगे नहीं जाना। गाड़ी वापस मोड़े। सितारा रूहान सी हो गई। आपने तो कहा था बाबा नूरुद्दीन के पास, यही नूरुद्दीन का गांव है बेटी, लेकिन मुझे नहीं जाना। उसकी आंखें भर आई। अब मैं समझी आप जबरदस्ती यहाँ के अस्पताल में मुझे मुलाजमत कराएंगे। देखो मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। अब तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा और एक दिन यहाँ रहना होगा। सितारा खामोश हो गई। थोड़ी दूर जाकर दादा ने अचानक कब्रिस्तान के करीब गाड़ी रोक दी। उतरो बेटी। दादा बोले, ये हम कहाँ आ गए हैं? दादा, ये उस गांव का कब्रिस्तान है बेटी। अजीब बात है दादा जी, आप मुझे बाबा नूरुद्दीन के पास ले जाने के बजाय यहाँ कब्रिस्तान ले आए हैं। हाँ बेटी, पहले यहाँ आना जरूरी था। उतरो, हमें यहाँ फातिहा पढ़नी है। सितारा गाड़ी से उतरकर दादाजी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। दादाजी एक कच्ची कब्र के पास खड़े हो गए और फातिहा पढ़ने लगे। सितारा ने भी फातिहा पढ़ी। वो कब्र किसकी है दादाजी? ये एक औरत की कब्र है जो इस गांव में रहती थी। बच्ची की पैदाइश पर उसकी हालत बिगड़ गई। बच्ची तो बच गई, लेकिन गांव में कोई लेडी डॉक्टर ना थी जो उसका सही तरह इलाज करती। जब घर के मर्द उसे चारपाई पर डालकर शहर के अस्पताल ले जा रहे थे तो वो रास्ते में दम तोड़ गई। ओ, बहुत दुख हुआ। सितारा का दिल भर आया और वो बच्ची उस शहर में रहने वाले रिश्तेदार के एक बेऔलाद चाचा ने गोद ले लिया। उसे बहुत प्यार से पाला, पोसा, पढ़ाया और एक मकाम तक पहुंचाया। अच्छा, तो क्या आप उस बच्ची को चाहते हैं? सितारा ने इश्तियाक से पूछा। हाँ, उसका नाम है लेडी डॉक्टर सितारा बानो। बेटा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है। सितारा को लगा जैसे एक धमाका सा हुआ है और उसके चारों जानिब अंधेरा छा रहा है। उसके कदमों के नीचे जमीन ज़लज़ले से लरस रही है। उसकी टांगे कांपने लगी। वो नीचे गिर गई और अपनी बाहें माँ की कब्र पर फैला दी। वो फूट फूट कर रोने लगी। रोती रही और फिर दादा ने उसके सर पर हाथ फेरा। सब्र करो सितारा बेटी, आज तुम अपनी जिंदगी की बड़ी हकीकत जान गई हो। उसे अल्लाह की रज़ा जानकर कबूल कर लो। यही हकीकत तुम्हें जिंदगी की बुलंदियों की तरफ ले जाएगी। चलो तुम्हारे अब्बा के पास चलते हैं। दादाजी सितारा को हकीम नूरुद्दीन के घर ले आए। वो शहर में दरख्त के नीचे जड़ी बूटियां साफ कर रहे थे। उन्होंने हैरत और खुशी से सितारा को देखा और जल्दी से उठकर उनके पास आए। नूरुद्दीन, देखो मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले आया हूँ। दादा बोले,
तुम्हारी बेटी डॉक्टर बन गई है। मैंने उसके महकमे के अफसरों से मिलकर उसकी तकरीर उसी के गांव के अस्पताल में करा दी है। इसी तरह अपने बाप के गले लग कर रोने लगी। नूरुद्दीन की आंखों से भी खुशी भरे आंसू बहने लगे। उसे बरसों की रियासत और सबर का अजर मिल गया था। बरसों की जुदाई रंग लाई थी, दुखों का मौसम बीत गया था और खुशियों की कोपले फूट रही थी। पड़ोस वालों को भी पता चल गया था कि शहर से नूरुद्दीन के घर मेहमान आए। उन्होंने उनके लिए नाश्ता भिजवा दिया। नूरुद्दीन ने दोनों को मीठी लस्सी पिलाई, मक्खन, साग और मकई की रोटी उनके आगे रखी जो सितरा को बहुत लजीज लग रही थी। नूरुद्दीन बोला, सितरा बेटी, गांव का माहौल बहुत साफ सुथरा है। ना गलियों में गंदगी, ना फिजाओं में गाड़ियों का धुआं, ना आलूदा पानी, ना बासी फल सब्जियां। यहाँ नलके में साफ ताज़ा और ठंडा पानी आता है। खाने की हर चीज तरोताज़ा है। कुदरती माहौल की एक खूबसूरती है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, आप तो जाते हैं। हमारे गांव के अस्पताल में कोई लेडी डॉक्टर आती ही नहीं। भूले से आ जाए तो टिकती नहीं, वापस शहर चली जाती है। हम कल सुबह अपनी बहू को शहर के अस्पताल ले जाएंगे, दुआ करें अल्लाह उसे सेहत दे। नूरुद्दीन ने फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए। जब वो चली गई तो सितरा बोली, दादाजी मुझे अभी वापस जाना है। बेटी इतनी जल्दी क्या है, तुम्हें तो यहाँ एक दिन रहना है। दादाजी मुझे वापस आने के लिए जाना है, मैं अपना सामान और मेडिकल बॉक्स लेने जा रही हूँ और फिर आज ही वापस आऊंगी। इस औरत की बहू मेरी पहली मरीज होगी। नूरुद्दीन ने सितरा को गले लगा लिया। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी इस मकाम तक जरूर पहुंचेगी जिसे देखकर मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। तुम जानते हो सफर तो कोई लंबा नहीं, नूरुद्दीन हम रात तक वापस आ जाएंगे। दादा की आवाज भी खुशी से भरा गई। सितरा और दादा दोपहर को घर वापस आ गए तो सितरा की अम्मी और अबू हंसने लगे। अबू बोले, मैं ना कहता था सुबह का भूला शाम को वापस घर आ जाता है और मेरी बेटी तो शाम से भी पहले वापस आ गई है। अम्मी कहने लगी, मेरी बेटी अब कभी गाँव नहीं जाएगी, क्यों? सितरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अज़म, हौसला और यकीन के जुगनू जगमगा रहे थे। वो बोली, मैं वापस जाने के लिए आई हूँ। मैं अब गांव की किसी माँ को शहर के रास्ते में दम नहीं तोड़ने दूंगी। अल्लाह की मदद के साथ मुझे वहाँ की माओं को जिंदगी देना है। शीरी बेगम ने चौंक कर सितरा को देखा। उसे लगा सितरा अब पहले जैसी नहीं है। वो एक नए रूप में उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में उसकी अपनी माँ मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी पेशानी, उसकी रंगत, सब कुछ उसकी माँ पर थे। लगता था वही आज जिंदा होकर उसके सामने आ गई है और उससे अपनी बेटी वापस मांग रही है। ठीक है बेटी, मैं खुशी से तुम्हें इजाजत देती हूँ। शीरी बेगम की आवाज भर आ गई, हमें तुम पर नाज है बेटी। अहमद खान ने उसके सर पर हाथ रखा। शुक्रिया अम्मी, शुक्रिया अब्बू। सितरा उनके आगे झुक गई और दोनों ने उसे अपनी बाहों में भर लिया।